नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल को छू लेगी। आज की कहानी है एक सफल उद्योगपति की चमचमाती सफेद मर्सिडीज और उसी कार के सामने चौराहे पर भीख मांगती उसकी पूर्व पत्नी की, जो दिल्ली की असली घटना है। सुबह का व्यस्त समय था। दिल्ली के कनॉट प्लेस चौराहे पर हर रोज की तरह भयंकर जाम लगा हुआ था और उसी जाम में फंसी थी एक चमचमाती सफेद मर्सिडीज। कार में बैठे थे विक्रांत मेहता, एक बड़े बिजनेसमैन जो अपने ड्राइवर के साथ एक अहम डील के लिए बेंगलोर जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार चौराहे पर पहुंचती है, विक्रांत अपने ड्राइवर से कहते हैं, भाई थोड़ा रुक जाओ, देखो जाम कितना भयानक है। इतनी जल्दी क्या है, सामने कितने लोग खड़े हैं, आराम से चलते हैं, अभी काफी समय है हमारी डील में। ड्राइवर उनकी बात मानकर कार को चौराहे पर ही रोक देता है। विक्रांत की नजर आसपास खड़ी कुछ महिलाओं पर पड़ती है। ये महिलाएं पुराने फटे कपड़ों में थीं, उनके चेहरों पर थकान और लाचारी साफ दिख रही थी। उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी थे जो गंदे कपड़ों में इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्हें देखकर विक्रांत को लगा कि ये भिखारी हैं और उन्हें इस हालत में देख उनका दिल पसीज जाता है, क्योंकि वो हमेशा से दयालु स्वभाव के थे। चाहे कितने भी व्यस्त हों, जरूरतमंदों की मदद करना उनकी फितरत थी। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं, शीशा नीचे करो। जैसे ही शीशा नीचे होता है, विक्रांत अपने जेब से वॉलेट निकालते हैं और उसमें से कुछ नोट निकालकर उन महिलाओं को बुलाकर हर एक को 500 रुपए देते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, इस रखो, तुम्हारे कुछ काम आएगा। अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना ले लेना। महिलाएं पैसे लेकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं और धीरे धीरे वहां से चली जाती हैं। जाम धीरे धीरे खुलने लगता है और ड्राइवर कार को आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी विक्रांत की नजर एक महिला पर पड़ती है, जो उनकी कार की खिड़की के पास खड़ी होकर बार बार खटखटा रही थी और कह रही थी, साहब आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। विक्रांत उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और उनकी आंखें उस महिला के चेहरे पर टिक जाती हैं। चेहरा थकान और मैल से भरा था, लेकिन फिर भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो तुरंत शीशा नीचे करते हैं और उस महिला से कहते हैं, अरे तुम नैना हो ना? वो महिला विक्रांत को देखकर रुक जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो धीमी आवाज में कहती है, हाँ मैं नैना हूं, लेकिन विक्रांत तुम यहां? विक्रांत का दिल धक से रह जाता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि उनकी पूर्व पत्नी नैना थी, जिससे उनका तलाक 5 साल पहले हो चुका था। विक्रांत हैरान होकर पूछते हैं, नैना तुम इस हालत में? तुम तो एक सम्मानित परिवार की बेटी थी और कोर्ट में तलाक के समय तुमने मुझसे 60 लाख रुपए भी लिए थे, फिर भी तुम सड़क पर भीख मांग रही हो, दर दर की ठोकरें खा रही हो। क्यों नैना? तुम तो आराम से जीवन भर बैठकर खा सकती थी, फिर ये हालत क्यों? ये सब सुनकर नैना की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो कहती है, विक्रांत मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। विक्रांत नैना से कहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा करो तुम मेरी कार में बैठ जाओ, पीछे वाली सीट पर। विक्रांत अपने ड्राइवर से कहते हैं, पीछे का दरवाजा खोल दो। ड्राइवर तुरंत दरवाजा खोल देता है और नैना कार में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठती है, आसपास के कुछ दुकानदार और राहगीरों को शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं यह अमीर आदमी इस गरीब महिला को गलत इरादे से तो अपनी कार में नहीं बैठा रहा। देखते ही देखते चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग सवाल करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? इस महिला को कहां ले जा रहे हो? सब उस आदमी पर गलत शक करने लगते हैं। नैना के साथ जो औरतें भीख मांग रही थीं, वो भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, तुम इस व्यक्ति के साथ कहां जा रही हो? क्या ये तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है? वहां खड़ा हर आदमी कानाफूसी करने लगता है और उस आदमी से बोलता है, भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? ये सब देख नैना तुरंत बोल पड़ती है, ये मेरे पूर्व पति विक्रांत मेहता हैं, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूं, ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। भीड़ थोड़ी शांत होती है, लेकिन कुछ लोग अब भी कानाफूसी कर रहे थे। कुछ कहने लगे, ये तो कोई बड़ा आदमी लगता है, इसने इस गरीब महिला को अपनी कार में क्यों बिठाया? जरूर कोई बात है, शायद कोई गलत इरादा है। विक्रांत ये सब सुनकर गुस्सा तो होते हैं, लेकिन शांत रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुछ कहा तो बात और बढ़ जाएगी। वो नैना से कहते हैं, चलो हम यहां से चलते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वो वहां से चले जाते हैं। विक्रांत नैना को पास के एक लग्जरी होटल में ले जाते हैं और अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देकर कहते हैं, जाओ बाजार से इनके लिए एक अच्छी साड़ी, सैंडल और कुछ जरूरी सामान ले आओ। ड्राइवर तुरंत जाता है और एक सुंदर हरी साड़ी, सैंडल और एक छोटा सा बैग लेकर लौटता है। विक्रांत नैना से कहते हैं, होटल के वॉशरूम में जाओ, नहा लो और ये नए कपड़े पहन लो। नैना वैसा ही करती है। जब वो नए कपड़ों में बाहर आती है तो विक्रांत उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं हालात ने इसे कितना बदल दिया, लेकिन इसकी खूबसूरती और मासूमियत आज भी वैसी ही है। नैना पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। विक्रांत उससे कहते हैं, मैं किसी जरूरी काम से बैंगलोर जा रहा हूं, अगर तुम मुझे थोड़ा सा समय दो तो मैं तुमसे कल आकर इसी होटल में मिलूंगा। नैना कहती है, ठीक है। विक्रांत कहते हैं, तुम मुझे इसी होटल में मिलना, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम कर देता हूं।
विक्रांत ड्राइवर से कहकर नैना के लिए इंतजाम करवा देते हैं और कहते हैं, मैं कल जल्दी ही आऊंगा और तुमसे मुलाकात करूंगा। वो कहती है ठीक है। ये कहकर वो अपने रूम पर चली जाती है और विक्रांत बेंगलोर चले जाते हैं। बेंगलोर में पहुंचने के बाद वो दिन में अपना सब काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं, लेकिन रात में होटल में सोते समय विक्रांत की वो रात कट नहीं रही थी और उधर नैना की भी रात नहीं कट रही थी। दोनों ने ऊहापोह की स्थिति में करवटें बदल बदल कर पूरी रात काटी। अगले दिन विक्रांत बेंगलोर से लौटते हैं और जल्दी जल्दी होटल में पहुंचते हैं। होटल में पहुंचकर वो नैना को देखते हैं और उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। कुछ देर बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। नैना अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे तलाक लूं। इस पर विक्रांत कहते हैं, तो तुमने तलाक क्यों लिया? वो कहती हैं, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी तुमसे तुम्हारी दौलत देखकर करवाई थी। मेरे जीजा और भाई बहुत लालची थे। जब वो तुम्हें देखने आए थे तो घर जाकर उन्होंने कहा था कि शादी तो उसी घर में करेंगे चाहे कुछ हो जाए, और शादी के बाद तलाक करवा देंगे जिसमें वो पैसे लेंगे और तुम पर जुर्माना लगाएंगे। लेकिन मुझे ये बात शादी से पहले पता नहीं थी। शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने मुझे तुमसे तलाक लेने के लिए उकसाया। वो कहते थे कि तुमसे मोटी रकम मिलेगी और हम सब मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने कोर्ट में तुम पर 60 लाख का हर्जाना ठोका और तुमने वो रकम दे भी दी। होटल में बैठकर नैना अपनी कहानी जारी रखती है। तलाक के बाद मेरे जीजा और भाई ने सारे 60 लाख रुपए छीन लिए। उन्होंने कहा कि वो मेरी दूसरी शादी करवाएंगे और एक फ्लैट खरीदेंगे ताकि मैं नई जिंदगी शुरू कर सकूं। लेकिन धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। मेरे जीजा ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए और मेरे भाई ने अपनी शादी के लिए खर्च कर दिए। जब पैसे खत्म हुए तो मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो कहने लगे, अब तुम तलाकशुदा हो, तुम हमारे लिए बोझ हो। नैना की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो आगे कहती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था विक्रांत, मैं मजबूर थी। मैंने अपने घर वालों के चक्कर में अपना खुद का घर बर्बाद कर दिया। मेरे जीजा बहुत लालची थे जिन्होंने ये सब करवाने के लिए मुझ पर बहुत दबाव डाला और मैं उनकी बातों में आ भी गई और अब मैं सड़क पर आ गई। जब मुझे घर से निकाल दिया गया तो मैंने शुरू में दूसरों के घरों ने काम किया, झाड़ू पोछा, जो भी काम मिलता करती, लेकिन सब मुझे ताने मारते थे। इसलिए मैंने काम छोड़कर सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन जब मैं स्टेशन पर भीख मांग रही थी तो कनॉट प्लेस चौराहे पर कुछ भिखारियों के साथ मेरी मुलाकात हुई। वो महिलाएं मुझे अपने साथ ले गईं और मैं भी उन्हीं के साथ चली गई क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और उनके साथ ही रहना शुरू किया और धीरे धीरे भीख मांगने लगी। मैं जानती थी कि ये गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार था। मैंने हमारी शादी की तस्वीर अपने पास रखी क्योंकि वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। विक्रांत ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। वो सोचते हैं कैसे एक इंसान का लालच किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विक्रांत नैना से पूछते हैं, मेरी मां तुम्हें बहुत याद करती थी, तुमने कभी उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? नैना रोते हुए कहती है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी विक्रांत, मैं उनसे कैसे मिलती? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मुझे लगता था कि मां मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। बातें करते करते रात के 12 बज जाते हैं तो विक्रांत नैना से कहते हैं, आज भी मेरी शाम को बैंगलोर में डील है, मैं फिर बैंगलोर जा रहा हूं। अगर तुम मुझे अपना पता दे दो जहां तुम रहती हो तो मैं वहां से लौटकर तुमसे फिर मिलूंगा। नैना अपने किराए के छोटे से कमरे का पता देती है और विक्रांत बैंगलोर चले जाते हैं। डील खत्म होने के बाद जब वो सोने जाते हैं तो आज भी उनका वही हाल था। रात भर उन्हें नींद नहीं आती। वो नैना के बारे में सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं नैना ने भले ही गलती की, लेकिन उसका दिल आज भी साफ है और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसे तो उसके घर वालों ने भड़काया था। क्या मैं उसे एक और मौका दे सकता हूं? उधर नैना भी अपने छोटे से कमरे में करवटें बदलती रहती है। वो सोचती है, विक्रांत ने मुझे इतना सम्मान दिया, लेकिन क्या मैं उनके लायक हूं? अगले दिन विक्रांत जल्दी से अपना काम निपटाकर दिल्ली लौटते हैं और नैना के बताए पते पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि नैना फिर से भीख मांगने कनॉट प्लेस चौराहे पर गई है। विक्रांत चौराहे पर पहुंचते हैं और नैना को ढूंढते हैं। नैना उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। विक्रांत कहते हैं, नैना मेरे साथ चलो। वो नैना को अपनी कार में बिठाते हैं और उसके किराए के कमरे की ओर चल पड़ते हैं। नैना का कमरा छोटा सा था। एक पुराना बेड, कुछ टूटी फूटी चीजें और दीवार पर टंगी थी विक्रांत और नैना की शादी की तस्वीर। विक्रांत उस तस्वीर को देखकर रुक जाते हैं और पूछते हैं, नैना हमारा तलाक तो 5 साल पहले हो चुका था, फिर ये तस्वीर क्यों?
नैना फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, विक्रांत, मैंने तुम्हें कभी तलाक देना नहीं चाहा था। मेरे परिवार ने मुझे बहकाया। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना शादी के समय करती थी। ये तस्वीर मेरे लिए हमारी पुरानी यादों का सहारा थी। मैं इसे देखकर अपने आप को तसल्ली देती थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। विक्रांत का दिल पिघल जाता है और वो कहते हैं, नैना, तुमने भले ही गलती की, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी साफ है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब हम कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर विक्रांत कहते हैं, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। क्या तुम उनसे बात करना चाहोगी? नैना की आंखें चमक उठती हैं और वो कहती हैं, हाँ विक्रांत, मुझे माँ से बात करनी है। विक्रांत तुरंत अपनी माँ को फोन लगाते हैं और कहते हैं, माँ, नैना मिल गई है, उससे बात करो। नैना माँ की आवाज सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती है। माँ कहती है, बेटी, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। नैना कहती है, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या आप मुझे माफ करेंगी? माँ तुरंत कहती हैं, बेटी, गलतियां इंसान से ही होती हैं। तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती थी। विक्रांत, उसे घर ले आओ। विक्रांत अपनी माँ की बात नहीं टाल पाते और नैना से कहते हैं, चलो मेरे साथ घर चलो। नैना हिचकिचाती है, लेकिन विक्रांत उसे भरोसा दिलाते हैं और अपनी मर्सिडीज में बिठाकर घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही उनकी माँ आरती की थाल सजाकर नैना का स्वागत करती हैं। सास बहू गले मिलकर रोने लगती हैं। माँ नैना का माथा चूमती हैं और कहती हैं, बेटी, तुम वापस आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। विक्रांत अपनी माँ से कहते हैं, माँ, इसने मुझसे 60 लाख रुपए लिए थे, क्या इसे फिर से अपनाना ठीक है? माँ जवाब देती हैं, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर वो पछता रही है तो उसे माफ कर दो। विक्रांत नैना को माफ कर देते हैं और अपने बिजनेस में उसे एक छोटी सी जिम्मेदारी देते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। नैना धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करती है और विक्रांत व नैना एक साथ प्यार और विश्वास के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं बल्कि विश्वास और प्यार से होती है। नैना के परिवार का लालच उसे सड़क पर ले आया, लेकिन विक्रांत की दयालुता और माफी ने उसे फिर से एक नया जीवन दिया। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन इंसानियत और माफी टूटे रिश्तों को जोड़ देती है। इस कहानी का एक और सबक है कि इंसान की इज्जत उसके हालात से नहीं बल्कि उसके दिल से तय होती है। विक्रांत ने नैना को सड़क पर भीख मांगते देखा, लेकिन उन्होंने उसके अतीत को नहीं बल्कि उसके इंसान होने की कीमत को पहचाना। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप इस कहानी को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, यह भी हमें बताना ना भूलें। आपके कमेंट हमें अगली कहानियों के लिए प्रेरणा देते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।